हेलो बच्चों, आज के हमारे इस चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं तापमान के विषय में। पर तापमान के विषय में जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि तापमान होता क्या है। गर्मी का बढ़ना और घटना ही तापमान कहलाता है। बच्चों, आपने न्यूज़ चैनल में देखा होगा, उसमें हर दिन के मौसम की जानकारी दी जाती है। यदि हम बात करें सिर्फ भारत की, तो एक दिन में भारत के अलग अलग राज्यों के मौसम में परिवर्तन दिखाई देता है। मौसम में दिखाई देने वाला यह परिवर्तन तापमान के कारण ही होता है। बच्चों, जैसे भारत के अलग अलग राज्यों के तापमान में परिवर्तन से मौसम बदलता है, उसी प्रकार सूर्य द्वारा पड़ने वाली किरणों से हमारी पृथ्वी के हर हिस्से में अलग अलग तापमान पाया जाता है। चलो इसे हम एक छोटी सी एक्टिविटी से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो बच्चों, यहाँ हमने एक कागज़ लिया है और एक टॉर्च लिया है। अब हम इस टॉर्च का सीधा प्रकाश इस कागज़ पर डालते हैं। जब हम कागज़ पर टॉर्च का सीधा प्रकाश डालेंगे तो कागज़ पर एक ही स्थान पर अधिक प्रकाश होगा, पर जैसे ही हम कागज़ को थोड़ा सा तिरछा या टेढ़ा कर देते हैं, टॉर्च का प्रकाश पूरे कागज़ पर फैल जाता है और ये प्रकाश कागज़ के बीच वाले भाग में अधिक और उसके किनारे वाले भाग में कम फैला हुआ दिखाई देता है। बच्चों, ठीक ऐसा ही हमारी पृथ्वी के साथ भी होता है। सूर्य हमारी पृथ्वी को समान रूप से अपनी सूर्य किरणें देता है, पर पृथ्वी का आकार गोल होने के कारण हमारी पृथ्वी पर सूर्य की किरणें कहीं अधिक तो कहीं कम पड़ती हैं। आओ बच्चों, हम इस चित्र द्वारा समझते हैं। पृथ्वी, हाँ, सूर्य की किरणें अधिक होती हैं जहाँ पर पृथ्वी पर, और जहाँ पर कम होती हैं। बच्चों, ये देखो, सूर्य पृथ्वी को अपनी ऊष्मा समान रूप से दे रहा है, पर पृथ्वी की विषुवत रेखा पर सूर्य की सबसे अधिक ऊष्मा पहुँच रही है। और जैसे जैसे हम उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं, सूर्य की ऊष्मा कम होती जाती है। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं वहाँ अधिक गर्मी होगी, और जहाँ सूर्य की किरणें फैली हुई हैं अर्थात तिरछी पड़ती हैं, उस स्थान पर कम गर्मी होगी। पृथ्वी पर कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ मामूली रूप से सूर्य की किरणें पहुँचती हैं, इसलिए वहाँ का मौसम सबसे अधिक ठंडा होता है। बच्चों, सूर्य की किरणों का पृथ्वी पर इस प्रकार कम और अधिक फैलना अर्थात तापमान के इस वितरण के कारण ही पृथ्वी पर कटिबंध अर्थात पेटियां बनाई गई हैं। ये कटिबंध हैं उष्ण, समशीतोष्ण और शीत। वे इस प्रकार से हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवों के बीच में बांटे गए हैं। ये देखो बच्चों, ये हमारी पृथ्वी, इस पर यदि हम देखें तो जो हमारी विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त है, उस विषुवत वृत्त से लेकर कर्क रेखा और मकर रेखा तक उष्ण कटिबंध पाया जाता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें एकदम लंबवत पड़ती हैं। इसलिए इस रेखा पर स्थित देशों में गर्मी अधिक पड़ती है। वहीं यदि हम देखें तो कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा और मकर रेखा से अंटार्कटिक रेखा के बीच समशीतोष्ण कटिबंध होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें सीधी न पड़ के थोड़ी सी तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ थोड़ी सी नॉर्मल गर्मी होती है। और जैसे जैसे हम उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, वहाँ शीत कटिबंध पाया जाता है, अर्थात यहाँ बहुत अधिक ठंड होती है।
क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें बहुत ही कम मात्रा में पहुँचती हैं। बच्चों, इन कटिबंधों के कारण यहाँ के वन, घर, व्यवसाय आदि में भी अंतर पाया जाता है। पर कभी-कभी तापमान के इस असमान वितरण के लिए इन अक्षांशों के अलावा भी बहुत से कारक जिम्मेदार होते हैं, जैसे समुद्री समीपता, महाद्वीपीय अंतर्गतता, समुद्र तल से ऊंचाई और प्राकृतिक संरचना का भी तापमान पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा मेघों का आच्छादन, पवन, वनाच्छादन, नगरीकरण और औद्योगिकीकरण आदि के कारण भी जलवायु में परिवर्तन होता है। अक्सर हम देखते हैं जहाँ गर्मी अधिक होती है वहाँ की हवा भी गर्म होती है और ठंडी जगहों की हवा ठंडी होती है। वही जब हम समुंदर के पास जाते हैं तो वहाँ की हवा हमें अच्छी लगती है। तो बच्चों, प्रश्न यह उठता है कि क्या सूर्य के कारण हवा गर्म और ठंडी होती है? नहीं, यदि हम ध्यान दें तो सूर्य के कारण सबसे पहले ज़मीन और पानी गर्म होते हैं, फिर ज़मीन और पानी द्वारा अवशोषित ऊष्मा वातावरण में उत्सर्जित की जाती है, जिससे पृथ्वी के पास की हवा गर्म होती जाती है और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वहाँ वायु का तापमान कम होता जाता है। ठीक उस प्रकार समुद्र तल के पास पाया जाने वाला तापमान पर्वतीय क्षेत्र में कम होता जाता है। चलो बच्चों, इसे हम एक एक्टिविटी द्वारा समझते हैं। बच्चों, आपको समान आकार के 2 बर्तन लेने हैं। दोनों में समान पानी भरकर एक बर्तन घर में रखना है और एक धूप में रखना है। तुम्हारे ध्यान में आएगा कि पानी की तुलना में ज़मीन सबसे पहले गर्म होती है और पानी धीरे धीरे गर्म होती है। ज़मीन जल्दी गर्म होकर जल्दी ठंडी हो जाती है, परंतु पानी धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। इसी कारण ज़मीन के ऊपर की हवा जल्दी गर्म होकर जल्दी ठंडी होगी, पर समुंदर के ऊपर की हवा देर से गर्म होकर देर से ठंडी होगी, जिससे समुद्र के किनारे दिन में हवा का तापमान कम होगा, अर्थात हमें वहाँ ठंडा अनुभव होगी, और रात में समुंदर के किनारे गर्मी का अनुभव होगा। बच्चों, समुंदर का पानी गर्म होने से उसका वाष्पीकरण होता है और वाष्प हवा में घुल मिल जाती है, इसलिए यहाँ की हवा नमी वाली होती है। इसी कारण बच्चों, मुंबई जो कि समुंदर के किनारे है, इसके तापमान और नागपुर के तापमान में अंतर पाया जाता है। बच्चों, तापमान में उत्पन्न होने वाले अंतर के कारण महासागरों में पानी की ऊर्ध्वगामी तथा क्षैतिज समानांतर धाराएं निर्माण होती हैं। ये क्षैतिज समानांतर धाराएं तापमान में उत्पन्न होने वाले अंतर, पानी की घनता में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन और हवाओं के कारण बनती हैं। यही सागरीय धाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवीय प्रदेश और ध्रुवीय प्रदेश से विषुवत रेखा की दिशा में बहती हैं। बच्चों, इसे हम एक्टिविटी द्वारा समझेंगे। आपको एक पतीला लेना है, इसमें पानी डालकर उसे गर्म करने के लिए रखना है और उसमें 4-5 बटन डालने हैं। आप देखोगे कि पतीले में जो नीचे का पानी है वह जल्दी गर्म होता है और ऊपर की ओर आता है, और ऊपर का ठंडा पानी नीचे की ओर जाता है। यह आपको पानी में डाले हुए बटन से जल्दी पता चल जाएगा। इससे बच्चों, हमें यह पता चलता है कि गर्म होने के कारण पानी में ऊर्ध्वगामी प्रवाह निर्माण होता है। उसी प्रकार सागरीय धाराएं भी शीतकटिबंध में से उष्णकटिबंध की ओर जाती हैं। इसे हम इस चित्र द्वारा देख सकते हैं। बच्चों,
देखो, इसमें जब समुंदर की धाराएं शीत कटिबंध से उष्ण कटिबंध की ओर जा रही हैं, तो उष्ण कटिबंध का तटीय क्षेत्र का तापमान कम हो रहा है और उष्ण कटिबंध से शीत कटिबंध की ओर जाने पर तटीय क्षेत्र का तापमान बढ़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उष्ण और शीत धाराएं किसी स्थान पर एक साथ आ जाती हैं। ऐसा स्थान प्लवक की वृद्धि के लिए सबसे अच्छा होता है। प्लवक एक ऐसा सजीव है जिसे मछलियाँ खाती हैं, इसलिए जहाँ प्लवक अधिक होंगे वहाँ मछलियाँ भी अधिक होंगी। इससे उस स्थान का प्रमुख व्यवसाय भी मछली पकड़ने और बेचने का होगा। चलो बच्चों, अब हम आ जाते हैं अपने अगले मानचित्र पर। ये देखो, ये है संसार के वार्षिक तापमान का मानचित्र। बच्चों, इस मानचित्र में समताप रेखाओं को बताया गया है, अर्थात इस मानचित्र में ये जो लाल लाइनें खींची गई हैं, ये हमें यह बताती हैं कि ये लाइनें जहाँ से जहाँ तक खींची गई हैं, उन सभी स्थानों का तापमान एक समान है। आप देखेंगे कि ये रेखाएं लगभग अक्षांशों के समानांतर हैं। कुछ स्थानों पर आपको ये लाइनें टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे रही हैं। इसका अर्थ यही है कि अक्षांश रेखाओं के अनुसार यहाँ के तापमान में अंतर दिखाई देता है। बच्चों, यहाँ प्रश्न यह उठता है कि अलग अलग स्थानों के तापमान का अंतर हमें कैसे पता चलता है? तो ये देखो बच्चों, ये है तापमापी। इससे तापमान का मापन किया जाता है। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब आपको बुखार आता है तब मम्मी घर में आपका टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग करती है। उसी प्रकार हवा के तापमान का मापन करने के लिए अलग अलग प्रकार की तापमापियों का उपयोग किया जाता है। इस तापमापी की सहायता से तापमान के अंतर का अधिकतम तथा न्यूनतम मापन प्रतिदिन किया जा सकता है। बच्चों, आपको हमेशा याद रखना है कि हवा का तापमान सेल्सियस इकाई में नापते हैं। किस में नापते हैं? सेल्सियस इकाई में नापते हैं। इस प्रकार की तापमापी में पारा या अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। ये दोनों द्रव तापमान में होने वाले परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसलिए हवा का तापमान जितना बढ़ता है, ये द्रव्य भी उतने ही फैलते जाते हैं। इसलिए इस प्रकार की तापमापी में इन्हीं द्रवों का उपयोग होता है। वैसे तो तापमापी में ये नीचे की ओर बहुत थोड़े से दिखाई देते हैं, पर जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, पारा ऊपर की ओर उठने लगता है। पारे का हिमांक बिंदु -39 डिग्री सेल्सियस तथा अल्कोहल का -130 डिग्री सेल्सियस है। इन द्रवों की सहायता से -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर +55 डिग्री सेल्सियस तक का अंतर आसानी से देखा जा सकता है। वैसे तो तापमान मापने के लिए अंश सेल्सियस इस इकाई का उपयोग होता है, पर बच्चों हम अंश फ़ारेनहाइट इकाई द्वारा भी तापमान का मापन करते हैं। इस प्रकार बच्चों, हमने अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको तापमान की पेटियां पहचानना, तापमान पर प्रभाव डालने वाले कारक, तापमापी की संरचना और तापमापी के उपयोग के विषय में जानकारी दी। अब इतनी सारी जानकारियाँ ली हैं तो एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा। तो बताइए, ये जो तापमापी है, इस तापमापी द्वारा जो तापमान मापा गया है वह किस ऋतु का होगा? यह आपका पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न यह है कि इस तापमापी में कौन सा द्रव्य उपयोग में लाया गया होगा? तो दोस्तों, मेरे
इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक नए विषय और कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।